हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी केंद्र। तो आज हम क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, चैप्टर 1, जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। तो आज का जो लेक्चर है ये अध्याय 1 का लास्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम कुछ टॉपिक के बारे में जानेंगे, जैसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। देखिए, पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन, इंटरकन्वर्टिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये क्या है, पारस्परिक परिवर्तन क्या है, ध्यान से देखिएगा। पदार्थ के तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव एवं गैस, को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसे ही हम कहते हैं पारस्परिक परिवर्तन। देखिए, जैसे ठोस पदार्थ की बात करें, बर्फ क्या है, ठोस पदार्थ है। इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये द्रव अवस्था में आ जाता है, जल बन जाता है। जब बर्फ को हम गर्म करेंगे तो जल बन जाएगा। जल क्या है, द्रव है। लेकिन द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो ये गैस बनता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, जल को गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा, और वाष्प क्या है, गैस है। फिर अगर गैस को ठंडा करेंगे तो ये द्रव बन जाएगा, और द्रव को ठंडा करेंगे तो ये ठोस बन जाएगा। यानी वाष्प को आप ठंडा कीजिएगा तो ये जल बन जाएगा, और जल को ठंडा कीजिएगा तो ये बर्फ बन जाएगा। तो यही क्या है, पारस्परिक परिवर्तन। ठीक है, आइए अगले टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो अब हम जानेंगे बर्फ पर ऊष्मा का प्रभाव। बर्फ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम जानेंगे। तो देखिए, इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक कार्यकलाप करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर में 200 ग्राम बर्फ लेंगे, और उसका ताप थर्मामीटर से अंकित कर लेंगे। थर्मामीटर होता है ना प्रयोगशाला वाला, उससे उसका ताप अंकित कर लेंगे। आप लोग बता सकते हैं कि इस बर्फ का ताप कितना होने वाला है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये बर्फ रूप में आता है, जल। इसलिए इसका ताप कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम इस बीकर को धीरे धीरे गर्म करना चालू कर देंगे। तो गर्म करने पर ये क्या होगा, ये बर्फ पिघल पिघल कर जल बनना शुरू कर देता है, जल बनने लगता है। हाँ, लेकिन जल जब बनता है उसके बीच में भी अगर हम उसका ताप चेक करते हैं, मान के चलो कि आधा बर्फ है और आधा ये जल बन गया पिघल करके, उसके बीच में भी अगर हम इसका ताप चेक करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस तब तक रहता है जब तक कि ये पूरा बर्फ पिघल कर जल न बन जाए, तब तक इसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस पर ही स्थिर रहता है। आई बात समझ में? अब जब ये पूरा बर्फ पिघल कर द्रव बन जाता है, यानी जल बन जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, उसका ताप फिर बढ़ने लगता है, और बढ़ते बढ़ते जब इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब ये क्या होने लगेगा, द्रव यानी जल क्या होने लगेगा, आप लोग बता सकते हैं? खौलने लगेगा, उबलने लगेगा, और वाष्प बन के उड़ने लगेगा। हाँ, लेकिन ये 100 डिग्री सेल्सियस पर तब तक स्थिर रहता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस उसका ताप रहता है, जब तक कि ये पूरा द्रव वाष्प बन के उड़ ना जाए इसमें से, तब तक ये इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस पर ही स्थिर रहता है, 100 से बढ़ता नहीं है, जब तक न वाष्प बन के ये पूरा ख़त्म कर दे पानी को, है ना। देखिए, ऐसा होता क्यों है ना, इसे हम इस प्रकार जान सकते हैं। देखिए, बर्फ़ को जब गर्म करते हैं तो बाहर से जितनी ऊष्मा की आपूर्ति होती है, बाहर से हम ऊष्मा देते हैं ना, आपूर्ति होती है, वह कणों के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल को कमज़ोर करने में ही खर्च हो जाती है। आप लोगों को पढ़ाए हैं, अंतराणुक आकर्षण बल जल में मजबूत होता है या बर्फ में मजबूत होता है? बर्फ में मजबूत होगा, क्योंकि ये ठोस है। अब ये ऊष्मा क्या काम करता है, इस अंतराणुक आकर्षण बल को कमजोर करता है, तब ना ये द्रव रूप में आएगा।
लेकिन इसका पूरा उष्मा जो है कमजोरे करने में खपत हो जाता है, इसलिए इसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता ही नहीं है। जितना उष्मा दो, क्योंकि बर्फ पूरा खत्म होगा तब ना उसका काम समाप्त होगा। बर्फ इसमें जब तक बचा रहेगा तब तक उसके लिए तो काम ही है ही। तो जितना आप उष्मा दीजिएगा सब खपत कर देगा। कि क्या करने में? नहीं, बर्फ को पिघलाने में तो करेगा ही, लेकिन उसके अंतरा अनुक आकर्षण बल जो है उसको कमजोर करने में खपत करेगा ये पूरा उष्मा। जब ये जल बन जाएगा तब तो इसके लिए काम अब समाप्त हो गया, तब उसका ताप बढ़ने लगता है। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर जाता है तब तो ये वाष्प बनेगा, गैस बनेगा। हाँ, तो गैस उस समय क्या होता है, जब ये गैस बनता है तो आप लोगों को पढ़ाए हैं ना, गैस के अंतरानुक आकर्षण बल से द्रव में अंतरानुक आकर्षण बल मजबूत होता है कि नहीं होता है? तो अब ये क्या काम कर रहा है, द्रव का जो अंतरानुक आकर्षण बल है उसको कमजोर कर रहा है, तब ना ये वाष्प बनेगा जी। तो उसका पूरा उष्मा तो उसी में खत्म हो जाता है। किस में? वाष्प बनाने में तो होता ही है, लेकिन इसके अंतरानुक आकर्षण बल को कमजोर करने में, द्रव के जो अंतरानुक आकर्षण बल है उसको कमजोर, तब ना ये गैस बनेगा और गैस बन के उड़ेगा, है ना। तो इसलिए इसका ताप जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है गैस बनते समय। ठीक है, तो यही था इसका व्याख्या। ठीक है, आइए अगले टॉपिक को समझते हैं। तो अब हम जानेंगे द्रवनांक क्या है, यानी मेल्टिंग पॉइंट। द्रवनांक को इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव रूप में परिवर्तित होता है वह ताप उस पदार्थ का द्रवनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे बात करें बर्फ की, तो बर्फ का जो द्रवनांक है यानी मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है इसका ताप तो ये द्रव रूप ठोस रूप में रहेगा बर्फ, और 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया, है ना, तो ये द्रव रूप में आ जाएगा, ये द्रव पिघलने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए बर्फ का द्रवनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। आप लोगों को सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना और केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना सिखाएंगे। ठीक है, अभी तो आप लोगों को नहीं सिखाए हैं, लेकिन सिखाने वाले हैं इसी चैप्टर में। चलिए, उसके बाद है द्रवण क्या है। देखिए, ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन ठोस पदार्थ का द्रवण कहलाता है, यानी फ्यूजन ऑफ सॉलिड, फ्यूजन ऑफ सॉलिड, है ना। तो द्रवण क्या है, एक क्रिया का नाम है, काम का नाम है द्रवण, है ना। जबकि द्रवनांक क्या है, एक ताप है ना। द्रवनांक क्या है, एक ताप है, जिस ताप पर ठोस पदार्थ द्रव रूप में आता है, एक ताप है, निश्चित ताप है द्रवनांक। जबकि ये निश्चित ताप नहीं है, ये काम है। अगर ठोस पदार्थ द्रव रूप में आता है तो उस प्रक्रिया को हम द्रवण बोलेंगे, है ना। जबकि ये जो है ये एक क्या है, निश्चित ताप है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव रूप में आता है। आई बात समझ में? तो आइए अब हम जानेंगे द्रवण की गुप्त ऊष्मा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखिए, द्रवनांक पर किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम द्रवण की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जैसे बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा है 3.347 गुना 10⁵ जूल पर केजी होती है ना। तो इसका मतलब है, देखिए बर्फ क्या है, ठोस है। ठोस को अगर हम द्रव रूप में लाना चाहेंगे तो ऊष्मा की जरूरत होगी, है ना। तो उसको कितनी ऊष्मा की जरूरत होगी, जितनी ऊष्मा की जरूरत होगी उसी को हम बोलते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा। आई बात समझ में? जैसे देखिए, अगर हम 1 केजी बर्फ ले लेंगे, कितना बर्फ लेंगे, 1 केजी बर्फ लेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, द्रवनांक पर, तो द्रवनांक बर्फ का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस।
तो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसको हम पिघलाना चाहे यानी द्रव रूप में लाना चाहे, है ना, तो हमें कितने उष्मा की जरूरत होगी? 3.347 गुना 10 का पावर 5 जूल उष्मा की जरूरत होगी। अगर 1 केजी बर्फ को हम पिघलाकर द्रव रूप में लाना चाहे तो हमें इतने उष्मा की जरूरत होगी, है ना। तो यही इसका क्या है? बर्फ के द्रवण की गुप्त उष्मा है। आई बात समझ में? देखिए एक चीज और समझने वाली बात है, ये 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ और जल दोनों एक साथ रहता है, लेकिन उष्मा किस में अधिक होगी? जल में। जल में उष्मा अधिक होगी। क्यों? बर्फ के द्रवण की गुप्त उष्मा के कारण, है ना। जल की उष्मा ज़्यादा हो जाएगी और बर्फ की उष्मा कम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो अब हम समझेंगे क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ कर दे उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहेंगे। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन। यानी जल को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो ये क्या होगा? उबलने लगेगा। किसी को दिक्कत? अगला है वाष्पन की गुप्त उष्मा, है ना। तो देखिए क्वथनांक पर किसी द्रव पदार्थ को गैस में परिवर्तित होने में जितनी उष्मा की जरूरत होती है उसे वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। यानी द्रव को गैस बनने में जितनी उष्मा की जरूरत होगी उसे ही हम बोलेंगे क्या? वाष्पन की गुप्त उष्मा, है ना। देखिए द्रवण की गुप्त उष्मा और वाष्पन की गुप्त उष्मा का परिभाषा सेम होने वाला है। द्रवण की गुप्त उष्मा क्या है? तो ठोस को द्रव रूप में परिवर्तित होने में जितने उष्मा की जरूरत होती है ना, तो उसे क्या कहेंगे? द्रवण की गुप्त उष्मा। और जब द्रव को वाष्प में बदलने में या द्रव को गैस में बदलने पर जितनी उष्मा की जरूरत होगी तो उसे हम कहेंगे वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो देखिए जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है 22.59 गुना 10 का पावर 5 जूल पर केजी। पर केजी, ध्यान से समझिएगा। पर केजी का मतलब क्या है? अगर 1 केजी जल को, है ना, उसके क्वथनांक पर, क्वथनांक कितना होता है जल का क्वथनांक? 100 डिग्री सेल्सियस। उस पर अगर आप उसको वाष्प में बदलना चाहेंगे तो इतने उष्मा की जरूरत होगी। यानी 22.59 गुना 10 का पावर 5 जूल उष्मा की जरूरत होगी। आई बात समझ में? इतने उष्मा अगर हम खर्च करेंगे तब हम 1 केजी जल को वाष्प बना सकते हैं। तो यही है वाष्पन की गुप्त उष्मा। किसी को दिक्कत है समझने में? चलिए अच्छा, एक चीज़ और समझने वाली बात है। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जल और वाष्प दोनों उपस्थित एक साथ रहता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल भी रहता है और ये वाष्प बन के उड़ता ही रहता है। लेकिन उष्मा किस में अधिक होगी? वाष्प में। वाष्प में उष्मा अधिक हो जाती है वाष्पन की गुप्त उष्मा के कारण। इसको तोड़ करके जल का जो अंतराणु का आकर्षण बल है उसको तोड़ करके कमजोर करके ये तो वाष्प बना रहा है ना। तो वाष्प में उष्मा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वाष्प जो है ना ज़्यादा जलन देता है गर्म पानी की अपेक्षा। गर्म पानी की अपेक्षा वाष्प जो है हाथ को ज़्यादा जलन देगा। आई बात समझ में? तो अब हम समझेंगे गैस और वाष्प में क्या अंतर है। देखिए वस्तुतः गैस और वाष्प में कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन वाष्प कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है वाष्प, जबकि गैस कमरे के ताप पर गैस रूप में रहता है। मैं इसे एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ। देखिए जब जल को हम गर्म करेंगे तो ये वाष्प बनेगा। वाष्प बनेगा क्यों? क्योंकि इसका ताप बढ़ गया है। वाष्प को अगर आप कमरे के ताप पर रखिएगा तो ये द्रव रूप में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? द्रव रूप में, क्योंकि ये वाष्प है। द्रव को गर्म किए हैं तब ना ये वाष्प बना है। तो वाष्प को जब हम कमरे के ताप पर, अभी जिस ताप में हम लोग खड़े हैं उस ताप
पर रखेंगे तो ये द्रव रूप में आ जाएगा। लेकिन गैस क्या होता है, कमरे के ताप पर गैसीय रूप में रहता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस है। तो ये सब क्या रहेगा, कमरे के ताप पर गैसीय रूप में रहेगा। आई बात समझ में। जबकि वाष्प क्या रहता है, कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है। तो बस इतना ही अंतर है। चलिए अब ऊष्मा का अवशोषण देखिए, सभी पदार्थ समान रूप से ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कुछ पदार्थ ऊष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं तो कुछ पदार्थ ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। इसे हम एक कार्यकलाप से समझ सकते हैं। दो थर्मामीटर लेते हैं, एक थर्मामीटर पर ए अंकित करेंगे और दूसरा पर बी अंकित करेंगे। ए पर सफ़ेद कपड़ा लपेट देंगे, ए पर सफ़ेद और बी पर काले कपड़ा लपेट देंगे। ये थर्मामीटर का जो बल्ब होता है ना, बल्ब पर काले कपड़े, इस पर काले कपड़े लपेट दिए हैं और इस पर सफ़ेद कपड़े, और धूप में दोनों को रख दिए हैं एक साथ। और 10-15 मिनट के बाद हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं पारे का जो स्तर है इसमें ज़्यादा ऊपर तक है, इसमें ज़्यादा ऊपर तक है। काला जो कपड़ा है इसमें पारे का स्तर ज़्यादा ऊपर तक रहेगा और इस सफ़ेद कपड़ा जिस पर लपेटा हुआ है इसमें पारे का स्तर कम है। यानी इसमें ताप ज़्यादा हो गया और इसमें ताप कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि काले कपड़े ऊष्मा को अधिक अवशोषित किया है और सफ़ेद कपड़े जो है ऊष्मा को कम अवशोषित किया है। तो इससे हमें पता चला कि जो काली वस्तु है ऊष्मा को अधिक अवशोषित करेगा और सफ़ेद वस्तु जो है वो ऊष्मा को कम अवशोषित करेगा। इसलिए गर्मी के मौसम में हम सफ़ेद कपड़ा पहनना या हल्के रंग के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। गर्मी के मौसम में सफ़ेद रहेगा तो क्या रहेगा, ऊष्मा को कम अवशोषित करेगा तो गर्मी कम लगेगी। जाड़े मौसम में काले कपड़ा या गाढ़े रंग का कपड़ा पहन सकते हो। इससे क्या होगा, ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करेगा तो इससे क्या होगा, गर्म रहेगा शरीर जाड़े के मौसम में, है ना। तो आई बात समझ में। चलिए हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, पहले जो था ना पदार्थ की केवल 3 अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पदार्थ की चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था के बारे में भी जान चुका है। यानी चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था का भी आविष्कार हो चुका है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। 3 अवस्था के बारे में तो पढ़े हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो 3 अवस्था के बारे में तो हम जान चुके हैं। तो चौथी अवस्था का जो नाम है वो प्लाज्मा अवस्था, याद रखिएगा। देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है, तो प्रतिदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में, बल्ब जो बनाया जाता है नियॉन संकेत वाले, है ना, उसमें प्लाज्मा अवस्था का उपयोग किया जाता है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, उच्च ताप के कारण सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है, सूर्य और तारे में, जिसके कारण ये चमकीले दिखाई देते हैं। प्लाज्मा अवस्था के कारण सूर्य और तारे चमकीले दिखाई देते हैं। देखिए 5वां अवस्था जो है पदार्थ के पंचम अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाती है। ये 5वीं अवस्था है। आई बात समझ में। तो ये अध्याय आज समाप्त हो चुका है। हाँ, तो इससे आगे हम क्वेश्चन आंसर को देखें।